तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 क्या डेमोक्रेसी। ठीक है, बहुत बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको इसे थोड़ा सा आपको सोचने की क्षमता है देश के प्रति समाज के प्रति बढ़ेगा। ठीक है, मतलब आपको ब्रॉड माइंड करेगा चैप्टर, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से और कंसंट्रेट करके समझना है। ठीक है, और सोचिएगा भी, जवाब भी देना है। ठीक है, ताकि दोनों तरह से इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो अच्छा लगेगा। चलिए, जैसे इसमें बोल रहा है यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, सो फॉर मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए, बोल रहा है यहाँ पर कि गवर्नमेंट दो तरह का हो सकता है। गवर्नमेंट मतलब आपको पता है क्या, सरकार। क्या है? सरकार। मतलब एक तरह से हम लोग कह दें तो वो आप जिसको चुने अपने ऊपर राज करने के लिए, गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि आप खुद उसको चुने हैं अपने ऊपर राज करने के लिए। हाँ हाँ, मतलब आप अपना राजा खुद से चुने कि हमारे राजा ये होंगे, है ना, हमको यही लुटेंगे। मतलब आप लुटने का अधिकार इन्हीं को दे रहे हैं। समझ आ रहा? ये होता है क्या, सरकार, या कह सकते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, कहाँ से कि अभी तक जितना सरकार बना सबका किया है, लुटाइए दम तक। समझ आ रहा? चलिए, तो गवर्नमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक डेमोक्रेटिक, एक होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए वो सब तो हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उससे पहले हम लोग करते क्या है कि पहले डेमोक्रेसी को समझते हैं। किसको समझते हैं? डेमोक्रेसी। बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक बात में। डेमोक्रेसी, ठीक है, एक एक पहले 10 बार घूम लिया इधर सब। ये सोच रहा खाली इधर एक आदमी हमको वोट दे। हाँ। उसको बोला हुआ चलाओ, वो इधर चला रहा अपना। यहाँ देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी वो चीज, वो सिस्टम है जिसमें जनता अपना सरकार खुद के लिए खुद से चुनती है। ठीक है, वही डिफिनेशन के द्वारा बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स, शासक किसके द्वारा चुना जाता है? पीपल्स के द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। इसी को क्या कहते हैं सर? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। समझ में आ रहा? मतलब लोगों का राज है। किसका राज है? लोगों। इनडायरेक्ट, वैसे राज तो जो जीत जाता है उसी का रहता है बाद में, है ना। आप तो चुन के भेज देते हैं, सोचते हैं कि हम ही भेजे हैं, बाद में आपको चीज पहचानता भी नहीं, आप कुछ बोलेंगे सुनेगा भी नहीं। समझ में आ रहा? जनता की सरकार तो है लेकिन जनता का सुना नहीं जाता। 5 साल बाद सुना जाता है। कितना साल बाद? 5 साल नहीं, 4.5, है ना। जैसे इधर इधर सुन लिए, अब 4.5 तक एकदम कुछ मत बोलिए, जैसे बढ़ा रहा बढ़ाने दीजिए, खाली सही है। 6 महीना आपको लास्ट में रिलीफ मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर वही, फिर 4 साल आपको बढ़िया से रेला जाएगा। देखिए, दिस इज यूजुअल स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान से एक एक बात समझिएगा। दिस डिफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। बहुत ध्यान से एक एक बात समझिएगा। ये जो शब्द था, ये जो डिफिनेशन था डेमोक्रेसी का, ये आपको नॉन डेमोक्रेटिक से थोड़ा सा अलग बताता है। क्या बताता है? जैसे द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार वेर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। म्यांमार का कहानी बताया जा रहा है। किसका? म्यांमार। म्यांमार जो हमारे ईस्ट में है ना देश, वो म्यांमार के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर मिलिट्री का गवर्नमेंट होता है। किसका होता है? मिलिट्री। वहां राज कौन करता है? वहां का मिलिट्री। जैसे हमारे यहाँ का इंडियन मिलिट्री है, तो वहां पर जो मिलिट्री होता है ना, वही अपना सरकार चलाता है, आर्मी। बस समझ रहा? कहाँ पर? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो कंट्री है, वहां के जो शेख हैं, क्या है? शेख। उनको जनता ने नहीं चुना है सर, क्या ये हमारे राजा बन जाएंगे? वो सिस्टम वहां पुराना आज भी चला है। जो रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, उसी का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा, और भिखारी का बेटा भिखारी। समझा ना? मतलब अगर आपको राजा बनना है तो आपको जन्म लेना पड़ेगा कौन? उस खानदान में जिसका वहां पर अभी क्या है? राजा। बात समझ में आ रहा? तो जो सऊदी अरेबिया में जो गवर्नमेंट अभी भी है,
चलते आ रहा है, वो वहाँ का गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुना नहीं गया है। वो क्या है, रॉयल फैमिली में जो बॉर्न होगा उसका अगला पीढ़ी क्या बनेगा, राजा बनेगा, फिर उसका अगला पीढ़ी राजा बनेगा। अभी तक तो यही सिस्टम है, हो सकता है आगे कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन एट प्रेजेंट यही है। ठीक है, चलिए, लेकिन जो आपको ये बात बताएं हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यही डिफिनेशन आपको सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं समझा सकता है। सिर्फ ये जो डिफिनेशन आपको बताया गया है, सिर्फ ये डिफिनेशन से डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं होता है। इस चीज को अभी आपको हम समझाएंगे कि क्यों ये डिफिनेशन एडुक्वेट नहीं है डेमोक्रेसी को समझने के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर डेमोक्रेसी इसके अलावा भी कुछ होता होगा, जहां और कई पैमानों पर बात होता होगा कि और डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? तो और क्या क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से एक एक बात समझिएगा। If we use the definition and in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. बहुत ध्यान से एक एक बात समझिए। अगर हम सिर्फ डिफिनेशन को देखें, किसको देखें सर, डिफिनेशन को, तो डिफिनेशन के हिसाब से हम ऑलमोस्ट हर वो देश को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, हर वो देश डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने लगेगा जो जहां पर सिर्फ इलेक्शन हुआ, सिर्फ क्या हुआ, इलेक्शन हुआ और जनता बना, गवर्नमेंट बना, तो क्या कहलाएगा, डेमोक्रेटिक। हमारे अभी की डिफिनेशन से यही बात है कि भैया डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री कहलाएगा जहां पर सरकार जनता के द्वारा चुना जाएगा, और वो भी कैसे, इलेक्शन के द्वारा। तो वो देश क्या कहलाएगा सर, डेमोक्रेटिक। क्या कहलाएगा, डेमोक्रेटिक। ठीक है, यही बात है। लेकिन अगर आप इतना ही से डेमोक्रेटिक कंट्री को घोषित कर देंगे, किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो एक अच्छा पैमाना नहीं है उस चीज को बताने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि इलेक्शन हो रहा हो लेकिन इलेक्शन फेयर ना होता है, इलेक्शन फेयर ना होता है, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी आपको एग्जांपल देंगे, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्परेरी वुड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज नॉट सो। दैट इज व्हाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रीटेंड्स टू बी वन। मतलब इसीलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है अच्छे से कि सिर्फ चुनाव कराना किसी देश में और सरकार बनाना ही डेमोक्रेसी नहीं कहलाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा चीज है जिसको हमको बहुत केयरफुली क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये बोलने से पहले कि ये देश क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री। सिर्फ ये डिफिनेशन के आधार पर हम नहीं बोल सकते कि सरकार चुना गया किसके द्वारा, जनता के द्वारा, कैसे, इलेक्शन। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझिएगा आगे, we can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. अब हम लोग किस देश को डेमोक्रेटिक कहेंगे, इस पर हम लोग एक एक बिंदु को नोट करेंगे कि सिर्फ डिफिनेशन के आधार पर हमको नहीं बोल देना है, और भी बहुत सारा बात है। तो वो बात क्या है, कैसे हम पता करें, हमको कैसे पता चलेगा भैया कि सच में डेमोक्रेटिक है, खाली कहने वाला नहीं, सच में। ठीक है, और एक बात आपको बता देते हैं कि हम लोग का देश कैसा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो डेमोक्रेटिक कंट्री तो आपका देश है, क्या फुली डेमोक्रेटिक है या हाफ डेमोक्रेटिक है या कुछ और है ना। इसको हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे, जिससे आप लोग समझेंगे कि सच में डेमोक्रेसी है या नहीं। बात समझ में आ रहा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या पढ़ेंगे सर, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ध्यान समझिएगा क्या करना है। देखिए, यहाँ ध्यान समझिए, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस रेजेस मेनी क्वेश्चन। ये जो डिफिनेशन आपको दिया गया है सर, ये डिफिनेशन बहुत सवाल खड़ा कर देता है। सवाल क्या है, सवाल क्या है, ध्यान समझिएगा। हु आर द रूलर इन दिस डिफिनेशन, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। बोल रहा है यहाँ पर कौन होगा रूलर, कौन होगा रूलर इन दिस डिफिनेशन, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड और फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, which decision may be taken by non elected officials in a democracy। बोल रहा है यहाँ पर कि भैया जो चुना गया है, कौन, जिसको हम लोग गवर्नमेंट में बनाए, वो कौन कौन सा डिसीजन ले सकता है, कौन कौन सा डिसीजन ले सकता है। बात समझ में आ रहा है, किस हिसाब से उसके पास पावर है। ऐसा तो नहीं है कि सारा पूरा देश का पावर एक ही आदमी के हाथ में है। समझ में आ रहा है,
अगर सारा पावर एक ही देश के हाथ में है तो सर वो डेमोक्रेसी कहलाने लायक है? नहीं। क्या उसको डेमोक्रेसी कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। तब तो वो डिक्टेटरशिप हो गया। क्या हो गया? डिक्टेटरशिप। क्योंकि सारे देश का डिसीजन सिर्फ एक आदमी लेगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। बहुत ध्यान समझिएगा। कैसे इलेक्शन कराएं तो कहलाएगा डेमोक्रेटिक इलेक्शन? कहीं इलेक्शन तो हो रहा है, कहीं उसमें धांधली तो नहीं है? जो इलेक्शन करवाने वाले लोग हैं कहीं वो एक ही पार्टी को तो नहीं सपोर्ट करते हैं? बात समझ में आ रहा है? जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसा, जो इलेक्शन करा रहा है उसको दीजिए, आपको जिता के तुरंत दे देगा, पोस्टर वोस्टर छपवाने की जरूरत नहीं, इतना प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं। ये भी मुद्दा हो जाता है कि भैया सिर्फ ये नहीं कहना है कि हाँ हमारा यहाँ चुनाव होता है और हम चुनाव से जीत कर आए हैं तो हमारा देश कैसा है? डेमोक्रेटिक। चुनाव हुआ कैसे है ये भी तो देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? तीसरा पॉइंट सर क्या है, हु आर द पीपुल हु कैन इलेक्ट द रूलर और गेट इलेक्टेड एज रूलर। वो लोग कौन है? वो लोग कौन जो रूलर बनेंगे और वो लोग कौन है जो रूलर बनाएंगे? इस पर भी मुद्दा उठ जाता है। अब ऐसा कंडीशन है कोई देश में कि भैया इतना ही साल का आदमी वोट दे सकता है, अमीर दे सकता है, गरीब नहीं दे सकता, पुरुष दे सकता है, महिला नहीं दे सकता वोट। समझ में आ रहा? यानी आप बताइए, पैसा देखिए जो भी पार्टी होता है पार्टी का फंड होता है। पार्टी यही दिखाता है इलेक्शन कमीशन के सामने कि हम चंदा इकट्ठा किए, चंदा। जैसे अभी चुनाव हमारे देश में हो रहा है ना, तो इस समय जितना भी करोड़पति अरबपति है सब क्या देगा? चंदा देगा। किसको? पार्टी को। समझ में आ रहा है? चंदा देगा पार्टी को। अब चंदा दिया फ्री में तो देगा नहीं, दुनिया में 1 रुपया भी आदमी देता है किसी को तो कोई ना कोई उसके पीछे क्या होता है सर? मकसद। क्या होता है? मकसद। अब आपको कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ दे रहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो आप चुनाव जीतिएगा तो आपको ऐसे छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं आपसे बेनिफिट वो लेगा ही लेगा। हार गए तो भाई लॉस है, इसे मार्केट है, इन्वेस्ट करिए दुगना पाइए। और दुगना कहाँ से देगा? जो आप टैक्स भर रहे हैं उसी से दुगना उसको कराएगा। बात समझ में? इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। क्या इकट्ठा किया जाता है? चंदा दिखाने के लिए। क्या करने के लिए? वैसे पार्टी के पास इतना पैसा खुदे रहता है को अकेले चुनाव लड़े, जिसका सरकार उसके पास पैसा कम ही होगा, नहीं होगा, लेकिन दिखाया जाता है कि हम चंदा भीख मांग मांग के वोट लड़ा। गरीब पार्टी है, ईमानदार से एकदम, ईमानदारी तो एकदम नटई तक भरा हुआ है। बात समझ में ना? हमारे ऊपर शक एकदम नहीं करना, पार्टी एकदम साफ सुथरा है। और सबसे ज्यादा चोर चाहे ऊपर में रहे तो 20 गो मर्डर करके आया है सांसद, तो 5 गो आया चोरी करके आया एमएलए। नहीं, हमारे देश का तो यही सबसे बड़ा दुर्दशा है कि जितना चोर चाहे गुंडा मवाली वही सब इलेक्शन लड़ेगा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? जितना भी चोर चुहाड़ है और जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता वही सब क्या लड़ता है? चुनाव। क्योंकि हमारे देश में शरीफ लोग चुनाव लड़ने के लिए जाते ही नहीं। आप बताइए जब आपका देश का कानून बनाने वाला आदमी है चोर चाहिए तो बताइए आपका देश कहाँ जाए? बात समझ में आ रहा? जिसको आप कानून बनाने के लिए रखे हैं, आपको देश चलाने के लिए रखे हैं, जब वही डकैत है तो डाका डालेगा ही आपके टैक्स पर। कैसे? क्या बना रहे हैं हम? क्या बना? देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? यानी सिर्फ चुनाव हो रहा है, चुन के आ रहा है कोई, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और भी कुछ देखना पड़ेगा। क्या? आगे देखिए, हु आर द पीपुल हु कैन इलेक्ट द रूलर एंड गेट इलेक्टेड एज रूलर, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस। आपको जो अभी बात समझाया है कि क्या वो हर नागरिक वोट दे रहा है कि कुछ नागरिक वोट दे रहा है? जैसे सऊदी अरेबिया में ये था कि 2017 से पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी, है ना, अब वो देती हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो भाई कैसा डेमोक्रेसी जब महिलाएं वोट ही नहीं कर रही? समझ में आ रहा? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी में इस राइट का पालन हो रहा है कि सबको वोट देने का अधिकार है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या, किस बात का डेमोक्रेसी? बात समझ में आ रहा? नहीं, बच्चा लोग को बुद्धि नहीं ना, इसीलिए
लिमिट रखा गया कितना, 18, है ना। 18 ईयर एवं लोग वोट दे सकते हैं, उसके नीचे के लोग। सरकार का ऐसा मानना है कि 18 साल तक आदमी मैच्योर होता है, 18 साल के बाद आदमी क्या होता है, मैच्योर। आप लोगों को कोई बोल देगा आओ बाबू आओ गेम खिलाएंगे, वोट दे देना, बोले चलो भाई कम से कम गेम हुआ तो खिला रहा है, एक दे देते हैं, है ना। तो बहकावे में आप लोग आ जाइएगा, लालच दे देगा आप लोगों को। हाँ चलिए अगला पॉइंट है सर, फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी। तो बात यहाँ पर है कैसा सरकार को डेमोक्रेसी बोले, ठीक है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी में जिसको आप चुन कर भेजे हैं जो मन कर सकता है, बात समझ में आ रहा है? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। क्या उसके ऊपर कुछ लिमिट लगाया गया है भैया, जो आपके ऊपर रूल करेगा उसके ऊपर कुछ रूल है, लिमिट है कि भैया आपको इतना ही दूर तक रहना है, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना। बात समझ में आ रहा है? इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स टू द सिटीजन। बोल रहा है कि क्या ये जरूरी है कि जो नागरिक है उस देश के, उनके अधिकारों का बचाव करे जो सरकार को चुना गया है। ये सब अभी सवाल चल रहा है, समझ में आ रहा है? और यही जवाब में बदलेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको यहाँ तक बात समझ में आया कि भैया डेमोक्रेसी हम सिर्फ चुनाव लड़कर सरकार बनाने को नहीं बोल सकते। अब तो ये समझ में आ रहा है डेमोक्रेसी का बहुत सारा पॉइंट्स है, जिस पॉइंट को अगर कोई कंट्री फुलफिल करता है तो ही वो डेमोक्रेटिक कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। देख अब यहाँ पर कहानी थोड़ा सा क्लियर और होगा कि जिस लीडर को आप चुने वो कौन कैसा डिसीजन ले रहा है। मेजर डिसीजन कौन ले रहा है, बड़ा बड़ा डिसीजन। मेजर मीन्स बड़ा डिसीजन, नाली बनवाने का डिसीजन नहीं कि मोहल्ला से मोहल्ला में नाली बनवाना है, डिसीजन कौन ले रहा है, वो डिसीजन नहीं। जैसे कोरोना के समय में डिसीजन लिया जाता था ना, 8 बजे से पहले सारा दुकान बंद हो जाना चाहिए, 7:59 तक कोरोना नहीं रहेगा। 59 से जहाँ 8 पे पहुंचा काटा कौन आ जाएगा, कोरोना, दुकान बंद। और सुबह 10 बजे तक कोरोना रहेगा। बस समझ आ रहा है? तो ये जो इतना बढ़िया डिसीजन कौन लेता है, बस समझ आ रहा है? इतना बुद्धिमानी वाला डिसीजन कि ताली और क्या बचाएं, थाली। ये डिसीजन कौन लेगा, कि किसको अधिकार दिया गया है कि कोरोना भगाने के लिए क्या बजाना है, थाली और थाली, दिया, है ना। दिया जलाइए, क्या जलाइए, दिया। तो ये जो डिसीजन लेने का बड़ा बड़ा ये डिसीजन, कैसा डिसीजन है, बड़ा डिसीजन, मेजर डिसीजन, ताली कब बजाना और थाली कब बजाना, ये डिसीजन कौन लेगा, ठीक है। देखिए तो अभी हम लोग थोड़ा सा पाकिस्तान में चलते फिर इंडिया में आ गए। इंडिया को तो आप समझ में आ गया होगा कि बड़ा डिसीजन कैसे लिया जा रहा था। अब देखिए पाकिस्तान चलते थोड़ा, पड़ोसी को भी देखना जरूरी है ना। देखिए इंसान अपने घर में देखे चाहे ना देखे, पड़ोसी का जरूर देखता है कि वो कैसे रह रहा है, खा पी रहा है, गाड़ी उड़ी नहीं ना खरीद लिया कहीं फॉर्च्यूनर, समझ आ रहा है। तो पड़ोसी को देखना बहुत जरूरी। तो हम लोग भी अभी कहाँ चलते हैं, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे कहानी है जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1990। बताया जा रहा है कि ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे भैया, ये एक मिलिट्री कूप को लीड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? कूप मतलब मिलिट्री का झुंड, है ना, ग्रुप, उसको क्या कर रहे थे सर, लीड, क्या कर रहे थे, लीड। बहुत ध्यान से इनकी बातों को समझिएगा, बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। ही ओवरथ्रू a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। एक दिन रात में वो सोए, कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ, और उनको सपना आया कि हम भी इस देश के राजा रहते तो कितना बढ़िया रहता। अभी तो मिलिट्री में है, जनरल है, लेकिन अगर राजा होते तो चांदी चांदी रहता मेरा, नहीं। अब उस सपना को हकीकत में बदलने का कोशिश करने लगे, और एक दिन उसमें कामयाब भी हो गए। वो क्या किए कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था, जो जनता के द्वारा चुना हुआ गवर्नमेंट था, उसको लात मार के भगा दिया। क्या मार के भगा दिए,
बोले कि बाबू अब तुम जाओ, अब हम इस देश के क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव। मतलब कि जो कुछ भी डिसीजन लेना होगा, जो कुछ भी लागू करना होगा, सारा काम अब हम देखेंगे। हम है शक्तिमान। क्या है? शक्ति। तुम लोग का अब जरूरत नहीं। वन मैन आर्मी। समझ में आ रहा? चलिए, लेटर ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट इन 2002, हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। बहुत ध्यान समझिएगा एक बात कहानी। तो 1999 में उनको सपना आया था। 2002 में वो अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिए। क्या घोषित कर दिए? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपको सर समझ में आता है क्या होता है? क्या? राष्ट्रपति। देश का पहला नागरिक। देश का पहला नागरिक। समझ में आ रहा? देश का पहला नागरिक मतलब क्या है? आपके देश में अगर कोई आएगा तो बोलेगा इस देश में पहला नागरिक कौन है? तो भैया कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति को उतना वैल्यू नहीं दिया है। तुम खाली क्या काटना है? फीता। क्या काटना है? फीता। हम लोग यहाँ सारा पावर किसके हाथ में रहता है? पीएम के हाथ में, है ना? हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को सिर्फ प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कि हाँ प्रेसिडेंट है। तो वो तो बाउंडेड होता है ना, उसको करना ही पड़ेगा, तो अपने मन से नहीं रोक सकते। मतलब जैसे मान लिया कहीं उद्घाटन करना, चाय पकौड़ी की दुकान, ऐसे मॉल वॉल, शोरूम, ट्रेन, तो उसमें बोला जाएगा प्रेसिडेंट खाली है, तो बोले हम तो खाली है, हमको काम है कहाँ? जाओ जाओ उधर फीता काट के आओ। हाँ, जैसे पुरस्कार देना है, किसी क्या देना है? पुरस्कार। कोई बढ़िया क्रिकेट खेल कर आया है या कोई कहीं भाला वाला चला के आया है दूसरे देश में गोल्ड मेडल लेके, तो उसको सम्मानित करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट। ठीक है? तो हमारे यहाँ उसी तरह का कहानी सीन है। लेकिन जैसे अमेरिका, अमेरिका में सारा प्रेसिडेंट का ही पास पावर होता है। ठीक है? और हमारे यहाँ सारा पावर किसके पास होगा? पीएम के पास। ठीक है? अब आगे देखिए, तो 2002 में क्या हुआ था? 1999 में बताए वो मिलिट्री ग्रुप के जनरल थे, लेकिन 2002 आते आते 2002 आते आते वो अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं और 5 साल का एक्सटेंशन कर देता है। मतलब अपना जो पीरियड था उसका, बोला कि अभी जब से हम प्रेसिडेंट बने 5 साल तक हम ही रहे। बस अंडर किसका कहानी? जनरल परवेज मुशर्रफ। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविटी सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। बहुत ध्यान समझिए, पूरा दुनिया तो ये देख ही रहा है कि क्या हो रहा है। कोई आदमी अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दे रहा है रातों रात। क्या है ये? है ना? तो मीडिया जो था, कौन? मीडिया और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। क्या बनाया गया? ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, जो क्या काम करता है सर? ह्यूमन के राइट को बचाता है। ह्यूमन के राइट को बचाता है। जैसे मान लीजिए आपके देश में कोई ऐसा कानून बहुत क्रूर है ना? तो उस कानून को लेकर वो ऑर्गेनाइजेशन अपना बात बोलेगा कि ऐसा नहीं। इंसान को उसका अधिकार दिलाने का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में ऐसे चलता है। ठीक है? तो ये जो ह्यूमन राइट कमीशन था, मीडिया था, ये सब भी देख रहा था इस कहानी को, बोला कि ये तो भाई गलत, ये तो फ्रॉड है। क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड करके कोई भी राजा बन जा रहा है, प्रेसिडेंट बन जा रहा है। दिस इज नॉट फेयर, ये फेयर नहीं। तो क्या होना चाहिए? इन अगस्त 2002, अगस्त 2002, ठीक है? देखिए हुआ क्या। He issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan। बहुत ध्यान से एक एक बात समझिएगा। अब वो क्या किया? पाकिस्तान के संविधान को अमेंड कर दिया। पाकिस्तान के संविधान को अमेंड कर दिया। अमेंड करना मतलब, अमेंड करना मतलब संशोधन कर देना, बदलाव ला देना। इसी को क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। समझ में आ रहा? जब संविधान, जैसे हमारा याद है, सब किससे चलता है? संविधान से, है ना? किसी की मर्जी से नहीं चलता है, किससे चलता है? संविधान। तो संविधान को ही अमेंड कर दिया, लिख दिया कुछ जो चाहिए। समझ में आ रहा? इसीलिए ना मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार तो 400 पार मतलब समझ आ रहा है आपको कहानी क्या है? 400 जिसका में जो 400 सीट ले आएगा ना, वो संविधान को बदल सकता है।
कि संविधान में लिखा हुआ है। हाँ, संविधान को आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा, जैसे मन करेगा वैसे कर सकते हैं। हाँ, ना 300 पार होना मुश्किल, लगे यहाँ समझिएगा। तो ये जो पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ जी थे, वो क्या किए सर, संविधान को बदल दिए, है ना, एक ऑर्डर इशू किए, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत तगड़ा बात बता रहे हैं। बोला कि जो प्रेसिडेंट बन गया था, अपने आप को क्या बना दिया था, प्रेसिडेंट। वो बोला कि प्रेसिडेंट के पास अब पावर है, क्या है सर, पावर, कि वो नेशनल और प्रोविंशियल, बहुत ध्यान समझिएगा, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को, किसको सर, असेंबली को खत्म कर सकता है। अभी है का पहले, नेशनल असेंबली मतलब वो असेंबली जहां पर देश के, जैसे अभी चुनाव हमारे देश में चल रहा है ना, तो हमारे यहाँ जो सांसद चुने जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी, क्या चुने जाएंगे, एमपी। अभी किसको चुना जाएगा, एमपी, समझ में आ रहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन कर जाएगा वो कहाँ बैठता है, दिल्ली में। कहाँ बैठता है, दिल्ली में। पूरे देश में हमारे हमारे यहाँ का बता रहा हूँ, यहाँ का नहीं पता, 543 एमपी चुने जाएंगे, कितना, 543 एमपी चुने जाएंगे पूरे देश से, जिसमें से एक हमारा सीट है धनबाद, क्या है, समझ में आ रहा। तो यहाँ से भी एक लोग चुने जाएंगे, वो कहाँ जाकर बैठेंगे, दिल्ली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो वहां पर पूरे देश के देश से चुने हुए लोग आएंगे, बैठते हैं, कानून बनाते हैं, किसके लिए, पूरे देश के लिए। तो वहां पर जो कानून बनता है, कहाँ पर, पार्लियामेंट में, वो पूरे देश के लिए कानून बनाया जाता है। तो वो हो गया नेशनल असेंबली, क्या हो गया, हमारे यहाँ उसी को बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। अब जैसे अब हमारे यहाँ स्टेट ले लेते हैं, जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, क्या हो गया, यूपी हो गया और झारखंड। यूपी और झारखंड में भी सरकार है, समझ में आ रहा, यूपी में भी सरकार है बीजेपी का, झारखंड में सरकार है जेएमएम कांग्रेस का। तो बोल रहा है कि ये जो स्टेट लेवल का गवर्नमेंट होता है, उस स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को भी प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है और नेशनल लेवल को भी डिसमिस कर सकता है। देख रहे पावर कितना ले रहा है अपने हाथ में, मतलब वो जब चाहे बोल देगा, ए बाबू तुम लोग जाओ घर, तुम लोग काम नहीं, यहाँ भी बोल देगा नेशनल में भी सबको जाओ घर, हम अकेले चलाएंगे, हम दूसरा आदमी को बुलाएंगे, तुमको नहीं रखते, बस अंडर, मतलब सबका मालिक अपने बनना चाहता है। ये पाकिस्तान का जनरल परवेज, समझ रहा, और ये लिख दिया संविधान में, किसमें लिख दिया, समझ रहा। अब देखिए, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। बोल रहा वहां पर जो भी बड़ा डिसीजन लेना होगा वो कोई मिलिट्री ऑफिसर लेगा, कौन लेगा, मिलिट्री ऑफिसर, बात समझ में आ रहा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है सर, आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वेर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। देख अब क्या किया गया, अब ये सब काम हो गया, पावर ओवर ले लिया अपने पास। अब उसके बाद पाकिस्तान में चुनाव कराया, किसका, नेशनल और किसका, प्रोविंशियल असेंबली का, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, बात समझ में आ रहा। नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली का जब से चुनाव किया गया और इलेक्शन हुआ, लेकिन जो जनता के सिपाही होंगे, यह हम लोग कह लें कि जो जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, है ना, जो जनता को क्या करेंगे सर, रिप्रेजेंट। जैसे अब यहाँ पर ये पूरा एरिया है धनबाद, तो धनबाद में सबका बात सुनना मुश्किल ना है जी, तो आपके यहाँ पर एक आदमी जा रहा है ना वहां पर पार्लियामेंट में, वो बोलेगा जो भी, वो माना जाएगा कि पूरे धनबाद के लोग वो बात कह रहे हैं, वो अकेला नहीं कह रहा है, क्योंकि पूरे यहाँ के लोग उसी को चुनकर भेजें। तो वो हमारा क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव, क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव, हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पर, पार्लियामेंट। तो भैया रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, पाकिस्तान का बात हो रहा है, वहाँ उनके पास कुछ पावर होगा, कुछ पावर होगा, कि खड़ंजा कहाँ बिछवाना है, झाड़ू कहाँ लगवाना है, समझ आ रहा है, ये सब आप डिसीजन ले सकते हैं। जागरण हो रहा है तो जागरण में कौन जाकर खिंचा काटेगा, ये सब डिसीजन कौन लेगा, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जो बड़ा बड़ा डिसीजन है ना, फाइनल डिसीजन
वो सर प्रेसिडेंट के हाथ में होगा, और मतलब मिलिट्री ऑफिसर लेगा, और या तो जनरल परवेज मुशर्रफ। मतलब आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन जो हम बोलेंगे वही होगा। आपका बात सुन सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला किसका होगा सर? मेरा। आई एम द बॉस। समझ में आ रहा है? ऐसा कौन बोल रहा है? जनरल परवेज मुशर्रफ। देख रहे हैं कि कब का कहानी? 2002। ठीक है, अब समझिएगा आगे। क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। साफ बात है सर, साफ बात है। आप बताइए, आप लोग इतना आप लोग समझे, इस बेसिस पर आप बताइए जवाब कि क्या अब एट टाइम यहाँ तो जो कहानी चला इलेक्शन होने के बाद का पाकिस्तान का, क्या हम पाकिस्तान को सर डेमोक्रेसी कंट्री बोल सकते हैं? चलिए एक रीजन बताइए कि हम पाकिस्तान को अभी क्यों नहीं बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक। कौन? और बताइए, आप लोग सब लोग बताइए। डेमोक्रेटिक, ठीक है। और इन्वॉल्व हुई है सर, आप भी जवाब दीजिए। ठीक है, जब सारा पावर खुद देना चाहता है, ठीक है। और देखिए आप लोग जो भी जवाब दे रहे हैं सब सही है, किसी का जवाब गलत नहीं है ना? बस यहाँ पर एक बात आप देखिए कि पावर सबको वो दिया है, ऐसा बात नहीं है कि किसी को पावर नहीं दिया। अभी आपको बताया थोड़ा देर पहले कि वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे उनके पास भी पावर होगा, लेकिन फाइनल पावर किसके पास है? मुद्दा वो है। फाइनल डिसीजन जिसके पास है, क्या वो व्यक्ति जनता के द्वारा चुना गया है? नहीं। डेमोक्रेटिक नहीं, बात खत्म। ये सब चिल्लरपंथी जो चिल्लर लोग है, तो 4 10 20 लोग, उन लोग के पास थोड़ा थोड़ा पावर है, लेकिन उन लोग से कुछ होने वाला है? जिसके पास फाइनल पावर हो वो ना सब कुछ कहलाएगा। और फाइनल पावर किसके पास था? वैसे इंसान के पास था जो जनता के द्वारा नहीं चुना गया था, जो जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। इसलिए 2002 आफ्टर इलेक्शन पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बात समझ में आ रहा? चलिए आगे देखिएगा। बट लेट अस फोकस वन ऑफ दिस, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? नहीं। क्या हम इस बात से कह सकते हैं कि जो रूलर्स था पाकिस्तान में वो किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुना गया था? नहीं। समझ में आ रहा? नॉट क्विट people may have elected their representative to the national and provincial assembly, but those elected representatives were not really the rulers. चुने तो थे, जनता लोग चुने थे अपने रिप्रेजेंटेटिव, आपको अभी बताएं, लेकिन उनके पास फाइनल पावर नहीं था। ऐसा नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए चुना हुआ वहां पर भी कि हाँ हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन सर जो फाइनल पावर था वो तो जो चुना गया उसके पास है ही नहीं। बात समझ में आ रहा? दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो उनके पास फाइनल डिसीजन लेने का पावर नहीं। समझ में आ रहा? आगे देखिए, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। तो जो फाइनल डिसीजन लेने का पावर था वो किसके पास था? आर्मी ऑफिशियल्स के पास या जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। ठीक है, एंड नॉन ऑफ देम वेर इलेक्टेड बाय द पीपल, और उनमें से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जो जनता के द्वारा चुना। किसके द्वारा? नहीं नहीं, बदल नहीं। समझ में आ रहा? एंड नॉन ऑफ देम, ये तो हो गया। दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज, और ऐसे घटनाओं को जहां भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है उसको सर डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिक्टेटर या कहेंगे मोनार्कीज। समझ में आ रहा? मोनार्कीज, CHIES। डिक्टेटर ने आप तो चुना हुआ है। नहीं अभी नहीं। इसीलिए बड़ा पाकिस्तान वाला सब जो है कि चाइना का गुलाम ना हो गया जी पाकिस्तान। चाइना जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे पाकिस्तान करता। चाइना पाकिस्तान के पास खाने का पैसा नहीं है, इतना ज्यादा पाकिस्तान चाइना से इतना कर्जा ले लिया ना जो पूरा जीवन में नहीं चुका पाएगा। जैसे जैसे चाइना बोलता है वैसे वैसे पाकिस्तान करता। इसीलिए जीवन में कभी किसी से उधारी न लें। देखिए बात समझ में आ रहा? क्योंकि आप किसी से 1 2 रुपया ले लिए तो आप तो ले लिए हैं, लेकिन आप जब भी उसके सामने जाएंगे तो आप हमेशा उसके सामने अपने आप को थोड़ा सा डाउन फील करेंगे। कम है, कम खाइए, कम पढ़िए, पढ़िए कम नहीं ज़्यादा पढ़िए, कब पहनिए है, लेकिन कर्जा लेके सब पूरा नहीं करें।
उर्फी जावेद बन जाएगी, नहीं नहीं। कभी बेटा बोरा पहन के आ जाती है, कभी कुछ पहन, उसका अलग डिजाइन चलता है। नहीं, उसका अलग फैशन चलता है। अरे भाई उसका नहीं, इंडिया कौन बोल रहा था? नहीं, ऐसा कौन बोला? सर को बोलना पहले जाइए बढ़िया थोड़ा पढ़, ठीक है। पहले 5 टोटल सीट है, टोटल 550 है, 550 है, लेकिन भरा नहीं जाता, समझना ना। भरा कितना जाता है, मतलब कैपेसिटी है पूरा बैठने का 550 आदमी का, लेकिन चुना कितना जाता है 543। बात समझना ना। पहले 545 में 2 सीट एंग्लो इंडियंस को दिया जाता था, कि एंग्लो इंडियंस मतलब जो, नहीं वो खत्म कर दिया, समझना ना। एंग्लो इंडियंस मतलब जो बाहर से भारत पे राज किए थे, उनके लिए भी 2 सीट रखा गया था, अंग्रेज लोग। मतलब दिया गया था कि चलो तुम लोग इतना दिन थे, तुमको तुम फिर मोदी जी बोल भागेगा रे तुम लोग यहाँ से। मोदी अब इस तरह का कंप्लेंट बांधो, समझ में आ रहा। चलिए यहाँ पर देखिए, यानी देखिए चालाकी कर रहा था वो सोचा कि हम दुनिया वाले को पागल बना देंगे। अपने यहाँ चुनाव भी करा दिए हैं, चुनाव करा दिए, दुनिया वाला देख भी दिया कि चुनाव तो हुआ है ना, लेकिन दुनिया वाला पागल नहीं, जनता है सब जानता है, पब्लिक है ये सब जानते हैं। देखिए तो इसको बताइए, क्या हम लोग पीपल्स का रूल कहेंगे, जनता का रूल कहेंगे? क्या पाकिस्तान में जनता का शासन था? नहीं, क्योंकि जो जनता के द्वारा चुना गया उनके पास तो पावर ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जनता का पावर या जनता का शासन नहीं, जनता का शासन वहां पर नहीं। बात समझा ना, वहां पर जनता का शासन, ठीक है। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, ये इतना कहानी आपको एक पहला फीचर देता है डेमोक्रेटिक होने के लिए। वो क्या है सर? कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दो इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी पहले अगर आप विदेश को जब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भैया पहले पूछिए, क्या करिए सर? पूछिए कि फाइनल डिसीजन जो ले रहा है वो जनता के द्वारा चुना गया है या नहीं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं जो फाइनल डिसीजन ले रहा है वो जनता के द्वारा नहीं है, तो बिना आंख बंद करके बोलिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। चाइना, चाइना चुनाव कराता है, चुनाव तो ऐसा होगा कि मत समझ में आ रहा है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी जीतती है, कम्युनिस्ट पार्टी, 100 साल से उसी का शासन। चुनाव हर 5 साल में होगा, आओ सबको उतारा भी जाएगा, आओ भाई तुम भी लड़ो, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको भाग लेने का अधिकार, आइए आइए सब आइए, लेकिन आइए तो, लेकिन आप जीतिएगा नहीं, जीत के उम्मीद से मत आइए, लड़ने की उम्मीद से आइए, समझ में आ रहा है। तो फाइनली गवर्नमेंट किसका बनना है? एक ही पार्टी का बनना है। चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब डेमोक्रेटिक हो गया? नहीं हो गया, जब चुनाव में कुछ होना ही नहीं है, पता है कि यही जीतेगा, कहाँ है डेमोक्रेटिक। पहला फीचर सर आपको समझ में आया? फर्स्ट फीचर देखिए यहाँ पर, कैसा फीचर? फर्स्ट फीचर क्या चीज का? डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक? क्या है कि जो फाइनल डिसीजन है वो किसके हाथ में। ये कहानी से आपको पूरा क्लियरिटी आया, बात समझ में आ रहा? दिस इज क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर है। चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, पानी पड़ रहा है जी। एक टॉपिक देखिए, तो भैया यहाँ तक कहानी आपको एकदम समझ में आ गया कि पहला फीचर डेमोक्रेटिक कंट्री होने का है, जो अभी आपको बता दी, ठीक है। अब आता है कि सिर्फ यही थोड़ी होगा, एक ही चीज तो देखना नहीं, और भी बहुत सारा चीज होगा। दूसरा है सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दूसरा सर आपको क्या, पहला तो आपको वो बता दिया क्या, फाइनल डिसीजन। पहला क्या है सर? फाइनल डिसीजन किसके पास हाथ में होना चाहिए? इलेक्टेड पर्सन के पास। किसके पास? इलेक्टेड पर्सन के पास। मतलब फाइनल पावर जिसके पास होगा वो अगर इलेक्टेड है तो भैया देश क्या है? डेमोक्रेटिक। पहला में पास, पहला में पास कौन? हमारा देश। इसी से हम लोग अपना देश को भी समझ रहे हैं कि हमारे देश में फाइनल डिसीजन कौन लेता है? जो देश के द्वारा चुना गया हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो पहला तो चीज में हमारा देश भी पास है, लेकिन पाकिस्तान 2002 में फेल था, अब देखते हैं क्या होगा।
दूसरा जो हमारा सर पॉइंट है, दूसरा हमारा क्या पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, चुनाव तो हो रहा है, फ्री हो रहा है, फेयर हो रहा है, या किसी दबाव में हो रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जो दबाव बना रहा है कि नहीं हमरे जिताना, समझ में आ रहा? तो इसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे चाइना में कहानी आपको पार्ट से सुना है, उसी को फिर से सुनाते हैं। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड एवरी आफ्टर 5 years। चाइना में हर 5 साल में एकदम खुशी का माहौल होता है जब चुनाव होता है। लोग खुश है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक। इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, वहां पर भी पार्लियामेंट है, सबसे बड़ा पार्लियामेंट है चाइना है, कॉल्ड द क्वनगुओ रेन मिन दाई बियो, अपने हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा, दावी, ठीक है, नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है, नेशनल पीपल कांग्रेस, ध्यान समझिए। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, इसी के पास पावर है देश का राष्ट्रपति अपॉइंट करने का, ठीक है, बात समझ रहा? यानी देश का प्राइम जो आपका प्रेसिडेंट होगा वो अपॉइंट करने का जो पावर है वो किसके पास है सर? वो है इसके पास, द नेशनल पीपल कांग्रेस। बहुत ध्यान से एक एक बात मेरा समझिएगा। इट हैज नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। कितने मेंबर चुने जाते हैं? 3000। हमारा यहाँ नहीं, तो चाइना हम लोग का देश से दुगना भी तो है, हम लोग का देश का जितना एरिया है उससे दुगना एरिया चाइना है, और उसको हम लोग पॉपुलेशन में टक्कर दिए हुए हैं, ज्यादा नहीं है, बराबर में आ गए हैं, बस थोड़ में आगे निकल, नहीं नहीं, मतलब एकदम बराबरी का रेस चल रहा है, कब हम लोग आगे निकल जाएंगे कोई ठीक नहीं, समझ में आ रहा? लेकिन पॉपुलेशन बढ़ना किसी भी देश का अच्छा बात नहीं है, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाइए, हम दो हमारे दो, 5 नहीं। ये नहीं कोई कोई बेटा पूरा इंडिया टीम खड़ा करने लगता है। कोई कोई आदमी पूरा इंडिया टीम बनाएगा ना, हम यहीं से जो है कि पूरा क्रिकेट खिलवाते हैं, हमारे घर का सब लड़का रहे। कितना आदमी होता है जो जिसे किसी किसी के यहाँ मान लो 5 6 7 8 लड़का है, वो अपना लड़का का नाम ही भूला जाता है, कौन लड़का हमारा, ये वाला क्यों वाला, समझ में आ रहा? तो ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए, ऐसा स्थिति रहेगा तो देश कहाँ चल जाएगा पता है, बिक न जाएगा जी, समझ में आ रहा? हाँ देखिए, तो भैया चाइना में टोटल मेंबर्स कितने चुने जाते हैं? 3000, ठीक है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ आर्मी के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, समझाते हैं अभी। बिफोर कंडक्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टी एलाइड टू इट वेयर अलाउड टू कॉन्स्टेंट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 और 2003। मतलब उन्हीं को चुनाव लड़ने की आजादी है जो इस पार्टी और उसके एलाइड पार्टी से रहेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, आपको जैसा बताएं कि वहां हमेशा सरकार किसका बनेगा? कम्युनिस्ट पार्टी। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, चाइना को आजादी कब मिला था? 1930। हम लोग को आजादी कब मिला था? 1947। जब हम लोग का देश आजाद हुआ था और जब चाइना था उसे छोड़ दीजिए 1990 तक, 1990 तक चाइना और हमारे देश का स्थिति एकदम सेम था। हम लोग का जैसा माली हालत था वैसा ही चाइना का भी माली हालत, लेकिन उसके बाद से जो चाइना ग्रो किया ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ा, बहुत तेजी। अभी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में मजबूत है चाइना, ऐसा ही नहीं आ गया ना, खाली ये नहीं ना बोलने से होगा कि चाइना को मार देंगे, बस पैसा है, ताकत है, पावर, समझ में आ रहा? हवा में बात नहीं होगा, चाइना पावरफुल कंट्री हो गया, अमेरिका को टक्कर दे देता है, यही बात ना कह रहे हैं, चाइना को हल्का में नहीं लेना, बहुत पैसा। चाइना में देखिए, चाइना में क्या है कि वहाँ पे इकोनॉमिक बहुत तगड़ा उसका है, वहाँ घर घर आपको खिलौना मिलेगा बनाने वाला, छोटा छोटा काम हर आदमी वहाँ करता है, हर घर में छोटा छोटा इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ लोगों को सपोर्ट करती है ना, वहाँ के गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को लोन चाहिए, हम को बिजनेस चालू करना चाहते हैं, 2 4 5 लाख रुपया खर्चा है,
तो वहाँ की सरकार तुरंत दे देगी रातों रात। यहाँ भारत में लोन ले जाएगा तो बाटा के चप्पल घिस जाए। नया नया खरीद के लाए था, लोन लेते लेते पतला हो गया घिस घिस। समझ ना, वो मिलेगा गारंटी नहीं, कहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? इसी देखते हैं हर सामान चाइना से आता है भारत में, और आप बोलते हैं कि चाइना बंद कर देंगे। अरे कैसे कर दोगे भाई, मतलब तुम चाइना, पूरा भारत चाइना में चल रहा है। खाने से लेकर उठने बैठने तक का सामान चाइना से आता है। मोबाइल कंप्यूटर सब कुछ कहाँ बन रहा है, तो जो बना रहा है भाई। समझ में आ रहा है? जब भाई जो देश, अरे लखो इधर सुनो, पूरा ज्ञान है देने लगा। समझ में आ रहा है? चाइना भाई इसलिए हमारे देश से आगे बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसको टक्कर देना इतना आसान बात नहीं, पहले अपने देश को पावरफुल बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिकली भी और फिजिकली भी, मतलब उसके पास आर्मी बहुत ज्यादा है हम लोग। समझ में आ रहा है? देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोग देश में घुसले जा रहा है ऊपर से। ऊपर जो हम लोग का ऊपर वाला हिस्सा, जिधर थोड़ा सा पीओके है और इधर चाइना है ना इस साइड में, तो उस साइड में क्या हो रहा है, धीरे धीरे घुस रहा है। 50-60 किलोमीटर आगे चल गया, आ गया घुस गया, धीरे धीरे किसी दिन पूरा घुस जाएगा, है ना। तो नरेंद्र मोदी जी को वहां सीना चौड़ा करना चाहिए। भाई अपने देश का रक्षा करिए, बाउंड्री पे क्या कर रहे हैं, खाली यहाँ 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल दे रहे हैं, तो कम होता है जी? कम नहीं है, देश का शान का बात है ना, कि भाई हमारे देश में कोई अगला देश घुस जा रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग का देश कमजोर है। समझ में आ रहा है? ये सब बात हल्का वाला बात नहीं। हमारे यहाँ देश कंपेरिजन किया जाता है पाकिस्तान से, अरे पाकिस्तान तो खुद ही मर रहा है, हमारे देश से कंपेरिजन किससे होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान से क्या कंपेयर करो, तो उतने गरीब खुद है। कंपेयर करना है तो चाइना से करो, अमेरिका से करो, रशिया से करो। समझ में आ रहा है? ये सब देश से करना। चलिए देखिए, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। जैसे मैक्सिको है, मैक्सिको भी क्या है, कंट्री है, वो हर 6 साल में इलेक्शन कराता है, अपना प्रेसिडेंट चुनता है। वहां पे क्या चुना जाता है? प्रेसिडेंट। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री एंड डिक्टेटर्स रूल। कभी भी मैक्सिको डिक्टेटर्स रूल के अधीन नहीं हुआ और ना ही कभी मिलिट्री रूल के अंदर आया। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। वहां का भी डिक्टेटरशिप नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वहां एक ही पार्टी जीतता है, यार चाइना वाला सीन वहां भी दिख रहा है, हो सकता है। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। विरोधी पार्टी चुनाव लड़ता है लेकिन जीत ही नहीं पाता, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है जी कि बेटा विरोधी पार्टी चुनाव तो लड़ रहा है लेकिन जीत नहीं पा रहा, कहीं हो गजब वाला है। चलिए, द PRI was known as use many dirty tricks to win elections। dirty tricks क्या यूज करता है उसको चुनाव जीतने के लिए, ईवीएम में छेड़छाड़। जैसे हम लोग यहाँ का विपक्षी पार्टी ये नहीं बोलता है ये ईवीएम है बेटा, कुछ लग रहा है गड़बड़, ईवीएम में क्या है गड़बड़, दे रहे हैं इसको, जा रहा है उसको, वोट होता है ईवीएम में गड़बड़ी। लेकिन ये बात तो है बेटा, जो देश ईवीएम खोजा वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, वहाँ बेटा कागज से चुनाव होता है, जहाँ नहीं होता वहाँ ईवीएम से, मतलब ईवीएम कुछ गड़बड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता जी, इंसान ने बनाया है जी, जब बनाया है तो उसमें हेर फेर नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग का देश का इलेक्शन कमीशन बोलता नहीं, मशीन सब सही है, चुनाव भी सही है, पता नहीं सही है कि क्या है, समझ में नहीं आता। लेकिन ये बात तो गलत है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकता, हो तो सकता है। अरे यार जब वो इंसान के द्वारा बनाया हुआ मशीन है वोट देने की, दाएं बाएं भी तो हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकता है, तो अनपढ़ आदमी बता देगा। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहता, बोलता नहीं ईवीएम सही है, ईवीएम आप बेटा अगला दिन हमको सब डरेगा बोलेगा कि देर बोल रहा है इसको डर भाई। चलिए, नहीं देखिए जो बात सच है वो तो सच है ना। तो बहुत डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करता है कौन? PRI, क्या करने के लिए सर? चुनाव जीतने के लिए, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, अब अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएं। समझ में आ रहा है? यहाँ तक तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।